एयरपोर्ट भी जो इंटरनेशनल है वो आउटसोर्स, और बेशुमार हम उसकी मिसालें दे सकते हैं। आउटसोर्सिंग है क्या? इसका मतलब यह कतई नहीं है कि बेचा जा रहा है या खुदा ना खास्ता गिरवी रखा जा रहा है या किसी को बेरोजगार किया जा रहा है। ये बात मैं रिपीटेडली कहता रहा हूं और अब भी जिम्मेदारी से ईवान के फ्लोर पे ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसे आउटसोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं होगा। सबको जॉब सिक्योरिटी इसी तरह हासिल रहेगी और उनको सैलरीज और कानून के मुताबिक वो मिलती रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को अब GTS का अड्डा बनाने से हमें गुरेज करना पड़ेगा और जो कुछ दुनिया कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई दबाव डालेगा, कोई प्रेशराइज करेगा, तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हम सिंक कर रहे हैं, हमारे अदारे सिंक कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है डर्टी पॉलिटिक्स, हर वक्त की सियासतबाजी, अपने लोगों को लोड करना, जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 50 लोगों को भर दिया हुआ है। और एक दर्दनाक दास्तान है इस मुल्क को बर्बाद करने की, जिसमें खैर से मार्शल लॉ की हुकूमतें भी शामिल रही हैं और सियासी हुकूमतों ने भी कम नहीं किया। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इसका जो एरिया है रनवे का और जो इसका नेविगेशनल सर्विसेज और रनवे ऑपरेशंस है, ये आउटसोर्स नहीं होंगे, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी करती रहेगी और बाकी जो एरिया है उसको हम आउटसोर्स करेंगे। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की ऑफशूट है, वो हमारी कंसल्टेंट है। 12-13 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। कंपेटिटिव बिडिंग होगी, पेपरा लॉ को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है और PPP अथॉरिटी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है उसके रूल और रेगुलेशन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहला पाकिस्तान का एयरपोर्ट होगा जो आउटसोर्स होगा और वहां पे जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद फिर लाहौर और कराची की बारी आएगी। तो ये वो काम है जो पूरी दुनिया कर चुकी है। हमने फैसला करना है कि हमने स्टोन एज में रहना है या आगे जाना है। जो लोग, मैं यहां के मेंबरान की बात नहीं कर रहा, बाज लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहे, वो नहीं चलने। अगर बाज लोगों के खांचे चलते रहे फिर मुल्क नहीं चलना। जनाब स्पीकर, ये वक्त आ चुका है कि तलख और सच्चे और दुरुस्त फैसले किए जाएं। इसी तरह PIA है, 1 मिनट में मैंने पूरा जोर लगाया, मैं प्रो प्राइवेटाइजेशन नहीं हूं, ये बात मेरे सारे ऑनरेबल कलीग्स को पता है, लेकिन मुझ जैसे आदमी को भी समझ आ गई है कि PIA जिसका इस साल 80 अरब का खसारा है, अगर ये इस हाल में पड़ी रही 20-30 में 259 अरब का खसारा होगा। अफोर्ड करता पाकिस्तान? नहीं करता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो किया है साउथ अफ्रीकन एयरलाइन ने, जो एयर इंडिया ने किया, 450 नए जहाजों का ऑर्डर दिया है टाटा ने एयर इंडिया के लिए। रियासत नहीं चला सकती। रियासत ये करे कि वो इंश्योर करे कि PIA का कोई मुलाजिम बेरोजगार ना हो, किसी को निकाला ना जाए। एक PIA की होल्डिंग कंपनी बनेगी, उसमें लाइबिलिटीज 742 अरब रुपए का कर्जा है, वो जाएगा, प्रॉपर्टीज जाएंगी, सारी जो स्ट्रेंथ है उसमें जाएगी। ये PIA क्लियर होगी, बिल्कुल क्लीन होगी। फिर आपको इसके कुछ शेयर्स को ऑफलोड करना है, इसमें कई अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके 27-28 जहाज ऑपरेशनल है और आप मुकाबला नहीं कर सकते गल्फ की ताकतवर एयरलाइंस का, बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आपने PIA को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शट डाउन हो सकती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये मैं स्टेटमेंट जिम्मेदारी से दे रहा हूं। हम इस रास्ते पे डाल के जाएंगे। आने वाली हुकूमत जो है वो इसको मुकम्मल करेगी। तमाम मुलाजमीन के हकूक जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कोई बेरोजगार ना हो, कोई सियासतबाजी उसकी इजाजत ना दी जाए और अगर कोई नाराज होता है तो उसको होने दें, मगर पाकिस्तान के रियासती इदारों को बचाएं। इनको आप मुनाफा बख्श बना सकते हैं बशर्ते के प्राइवेट सेक्टर आए, मेरिट पे आए, शफाफियत के साथ आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। PIA के रूट्स कीमती हैं, इन रूट्स का इस्तेमाल ही नहीं, हम जा ही नहीं रहे। और जो कल तारीखी काम हुआ है, जो लेजिस्लेशन जनाब स्पीकर आपकी क़यादत में हुई है, मैं आपका और उन तमाम मौजूद मेंबरान का जो रात 10:30 बजे तक यहाँ बैठे रहे शुक्रगुजार हूँ। ये एक आखिरी रुकावट थी PIA की फ्लाइट्स के रिज्यूम करने में। 70 अरब का चूना लगा हर साल,
غلام سرور خان صاحب کے احمقانہ اور جاہلانہ بیان کی وجہ سے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ اگلے 3 مہینے میں یو کے کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی۔ 5 آپ کی ایئر لائنز ہیں، 1 پی آئی ہے، 4 پرائیویٹ، اور اس کا کریڈٹ اس ایوان کو جاتا ہے، ہم سب کو جاتا ہے جو اس ایوان کا حصہ ہیں، جناب کو جاتا ہے، شہباز شریف صاحب کی ڈیزائر اور ایفرٹ کے مطابق، اور ڈار صاحب کی قیادت میں یقیناً اس کو کہنا چاہتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں، وہ اپنی جگہ پروفیشنل بات کر رہا ہوں، بے پناہ مدد کیا ڈار صاحب نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ہماری۔ ہم یہ پل صراط قبول کر گئے ہیں، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ 3 ماہ میں ایٹ لیسٹ یو کے کی اللہ نے چاہا تو فلائٹس ریزیوم ہوں گی، اور اس کے بعد پھر یورپین یونین اور امریکہ کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی۔ تو سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، فاضل ممبر کو اور اس ایوان کو، کوئی شخص انشاءاللہ بے روزگار نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنے ایئرپورٹس کو بہترین ایئرپورٹ بنائیں گے۔ دیکھیں میں لاہور کے ایئرپورٹ پہ میرا کام نہیں ہے گملے لگوانا، سیٹیں لگوانا، اس کی کیپیسٹی بڑا کرنے کے لیے جگہ ڈیولپ کرنا جو وہاں پہ موجود اور نظر نہیں آ رہی، یہ سارے کام میں نے کیے ہیں۔ اس طرح نہیں چلنا، آپ کو جس کا کام اسی کو ساجے، آپ کو وہ آپریٹر لانے پڑیں گے، بیسٹ آپریٹر جو پوری دنیا میں ایئرپورٹس کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنی ایئر لائن کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو 40%، 35%، 55% یا 50% یا 25%، جو بھی آنے والی حکومت فیصلہ کرے گی لانا پڑے گا۔ اسی طرح ریلویز کے ریگولیٹر آپ رہیں، مگر میں نے ریلوے کو کہا ہے کہ آپ وہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ریلوے ایک بالکل ڈیفرنٹ سائنس ہے۔ ایک جملہ اس میں بھی آپ کو جو پروڈکشن یونٹس ہیں ہمارے ان میں، اور وہ سارے لاس میکنگ ہیں، ان کو اگر آپ نے پروفٹ میں لانا ہے تو آپ کو جو صنعت کار ہیں ان کو شفافیت کے ساتھ لانا پڑے گا، تاکہ وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور پروڈکشن میں امپروومنٹ اور آمدنی ہو۔ شکریہ۔